हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो सारे कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपने अध्याय को। हमारा अध्याय है वाघा जतिन की शौर्य गाथा। वाघा जतिन की शौर्य गाथा। तो बच्चों, प्रस्तुत अध्याय हिंदी के प्रख्यात लेखक श्री रतनलाल जोशी द्वारा लिखित है। इस अध्याय में लेखक ने महान स्वतंत्रता सेनानी यतीन्द्र नाथ के जीवन की प्रमुख साहसी घटनाओं का सजीव वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि यह महान स्वतंत्रता सेनानी बचपन से ही साहसिक तथा निर्भीक थे। इन्होंने निहत्थे ही एक बाघ को पराजित किया, तभी से यह वाघा जतिन कहलाए। तो पाठ आरंभ करते हैं। इतराते हुए चलते चलते उस शैतान गोरे छोकरे ने चने मूंगफली की फेरी वाले गरीब बूढ़े का खोमचा जमीन पर उलट दिया। डर से कांपता हुआ बूढ़ा फेरी वाला हक्का बक्का मुहावरा है, यानी कि आश्चर्यचकित रहना। हक्का बक्का कातर नेत्रों से, यानी कि कांपने वाली नेत्रों से गोरे युवक की ओर ताकने लगा यानी कि उसे देखने लगा डर के मारे। पर दूसरे ही क्षण उस पर घूंटों की बौछार भी शुरू हो गई और वह फेरी वाला करहरता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। जमीन पर बिखरे चने मूंगफली जूतों से कुचलता और अट्टहास करता हुआ, अट्टहास यानी कि बेहद खतरनाक हंसी के साथ, वह अंग्रेज युवक अभी 4-5 कदम ही चला होगा कि पीछे से आकर किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और जब तक वह संभला उसके गालों पर चटाक चटाक 5-6 तमाचे और फिर 8-10 घूंसे बरस गए। मार इतनी तगड़ी थी कि गोरा युवक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आक्रमण करने वाला वह बलिष्ठ भारतीय युवक उसके सामने खड़ा अब भी क्रोध से तमतमा रहा था, यानी कि बेहद क्रोधित नजर आ रहा था वह युवक। जमीन से उठकर खड़े होते हुए गोरे युवक ने जैसे ही अपनी भयभीत दृष्टि उस आगंतुक यानी कि आने वाले भारतीय युवक पर डाली, वह लड़खड़ाते हुए बोला, मैं सब देख रहा था अपने बरामदे से। एक गरीब पर अपनी ताकत आजमाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो उसे हर्जाना दो और माफी मांगो, यानी कि तुमने जो उसका नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, नहीं तो। और लाचार होकर अंग्रेज युवक ने उस फेरी वाले को हर्जाना तो दे दिया, अपने दुराचरण के लिए उससे माफी भी मांगी। पर पीड़ा को सहन न करने वाला यही भारतीय युवक एक दिन जब कोलकाता से अपने घर लौट रहा था, तब उसे रास्ते में एक बूढ़ी मुसलमान घसियारन मदद के लिए मिन्नतें करती मिली। मिन्नतें यानी कि सहायता मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए बोल रही थी। उसके आगे घास का एक बड़ा गट्ठर पड़ा था। गट्ठर भारी था और वह उसे उठा नहीं पा रही थी। सिर पे रखना तो दूर किनार। युवक तत्काल वृद्धा की ओर बढ़ा और बोझ को अपने सिर पर उठाकर बोला, माँ आप आगे आगे चलिए, मैं ये बोझ आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। बुढ़िया युवक की भलम साहत देख गदगद हो उठी। गदगद होना मुहावरा है, यानी कि बहुत खुश हो जाना। तो वह बहुत खुश हो गई और उसे आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ने लगी। युवक वह बोझ उसके घर पहुंचाया और फिर आजीवन उसके पास हर महीने 5 रुपए भेजता रहा। इसी युवक के बारे में योगीराज श्री अरविंद ने एक बार कहा था, वह गजब का इंसान था, मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में उसका स्थान रहेगा। सौंदर्य और पौरुष का वैसा संयोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे पुराने पुराणों में योद्धाओं की याद आ जाती है, यानी कि उसको देखकर यह ऐसा लगता है जैसे पहले समय में योद्धा होते थे, वैसा ही वह युवक है। किंतु योद्धा होने के साथ साथ वह तन मन से समर्पित एक उत्कृष्ट देशभक्त भी था। देश की सेवा के लिए वह क्रांतिकारी बना। क्रांतिकारी यानी क्रांति की ज्वाला उत्पन्न करने वाला युवक। युगांतर पैदा करने के लिए उसने युगांतर पार्टी जैसी विप्लवी संस्था की बागडोर संभाली। और तो और स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि देश सेवा की प्रत्यक्ष प्रेरणा उन्हें यतीन्द्र नाथ से ही मिली थी। असल में यतीन्द्र नाथ से लोग इतने परिचित नहीं हैं जितने वाघा जतिन से हैं। क्या नाम है उनका? वाघा जतिन। वह सचमुच वाघ थे, यानी कि बाघ थे, शेर की तरह थे, बल्कि उससे भी बढ़कर सिंह थे। वे एक बार भारत के सबसे खतरनाक किस्म के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर से उनका अकेले मुकाबला हो गया। बाघ के पंजों में तो बड़े बड़े नख और मुंह में खूंखार दांत भी थे और यतिन बिल्कुल निहत्थ थे, यानी कि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। दोनों का द्वंद्व युद्ध हुआ और काफी देर के संघर्ष के बाद बाघ ने अपनी अंतिम सांस ली। उसी दिन से उनका नाम वाघा जतिन नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके एक साथी डॉक्टर यदुगोपाल मुखर्जी उचित ही कहते थे, भय नाम की भी कोई चीज़ है, यह यतिन ने कभी जाना ही नहीं। केवल 4 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक मतवाले घोड़े को
जिसके कारण सारे कृष्णनगर में हंगामा मचा हुआ था और जिसे पकड़ने का कोई साहस नहीं कर पा रहा था। विलक्षण ढंग से काबू में किया था। घुड़सवारी में उनका कोई जोड़ नहीं था। यतीन का जन्म 8 दिसंबर सन 1879 को बंग प्रदेश के नदिया जिले के कोया नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता श्री उमेश चंद्र उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। स्वर्ग सिधार जाना यानी कि उनकी मृत्यु हो जाना। उनका लालन पोषण उनके मामा के घर पर हुआ। उनकी माता बड़ी दयालु और साहसी स्वभाव की महिला थी। उनके योग्य संरक्षण में यतीन्द्र नाथ ने अच्छी प्रगति की और मां पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त लाठी चलाने, कुश्ती लड़ने, घुड़सवारी करने आदि में भी अच्छी दक्षता हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वे बंगाल के गवर्नर के मुख्य सचिव श्री व्हीलचेयर के निजी सचिव बने। इसी अरसे में उनका संपर्क कुछ ऐसे गुप्त संगठनों से हुआ जो देश की स्वाधीनता के लिए काम कर रहे थे। सन 1907 ईस्वी तक वे इन गुप्त संगठनों में अच्छी तरह घुल मिल गए थे। श्री अरविंद, श्री जे.एन. बनर्जी और श्री राम बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं के भी निकट संपर्क में वे आए और गुप्त रूप से क्रांति कार्य में लगे रहे। लेकिन क्रांति का काम गुप्त रूप से आखिर कब तक किया जा सकता था? सुप्रसिद्ध हावड़ा षड्यंत्र के साथ युगांतर पार्टी के नेता के रूप में उनका नाम प्रकाश में आया। सरकार उनकी खोज में लगी और अंत में उन्हें गिरफ्तार करने में भी सफल हो गई। उनको फांसी पर चढ़ाया जाना प्राय तय समझा जाने लगा, पर जिस व्यक्ति ने उनके विरुद्ध सरकार को सूचित किया था वह उनकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन फांसी पर चढ़ा दिया गया। फलतः सरकार उनके विरुद्ध प्रमाण उपस्थित न कर सकी और वे रिहा कर दिए गए। पर इस समय से वे सरकार की आंखों का कांटा जरूर बन गए और दुर्धुष क्रांतिकारी माने जाने लगे। सन 1910 ईस्वी में श्री अरविंद ने राजनीति से संन्यास ले लिया और तभी से यतीन्द्र नाथ संपूर्ण बंगाल के क्रांतिकारियों के नेता बने। इस नवयुग नेता ने नेतृत्व में क्रांतिकारी काफी सक्रिय हुए। उनकी सक्रियता किस हद तक पहुंच गई थी, इसके अनुमान के लिए इतना कहना ही काफी होगा कि उन्होंने राष्ट्रीय सरकार के स्वरूप और मोहर आदि के संबंध में भी निश्चय कर लिया था। एक दिन इन क्रांतिकारियों को जर्मनी, तुर्की, बैंकॉक, सिंगापुर, जापान और अमेरिका स्थित भारतीय देशभक्तों से सूचना मिली कि शीघ्र ही ब्रिटेन का जर्मनी के साथ युद्ध होने वाला है। अतः उन्होंने तय किया कि युद्ध होने पर जब ब्रिटिश सरकार अपने दुश्मनों से निपटती रहेगी और सभी अच्छे सैनिक भारत से बाहर ले जाकर मोर्चों पर रखे जाएंगे, यहाँ मुक्ति आंदोलन छेड़ा जाएगा। मुक्ति आंदोलन यानी कि देश को मुक्त कराने का आंदोलन। उन्होंने एक जर्मन कप्तान से मुक्ति सैनिकों को आधुनिक युद्ध कौशल की शिक्षा दिलवानी शुरू कर दी और विदेशों से काफी संख्या में शस्त्रास्त्र भी मंगवाए। क्रांति के लिए उनकी तैयारियां लगभग पूरी थी, किंतु इसी समय यतीन्द्र नाथ को 8वीं जाट रेजिमेंट के सिपाहियों में गुप्त रूप से क्रांति भावना फैलाने के लिए अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया, पर पर्याप्त प्रमाण के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से लौटने के बाद उन्होंने पंजाब और बंगाल में एक साथ उपद्रव प्रारंभ करने की योजना बनाई, परंतु अमल में लाने से पूर्व ही यह योजना जो है सरकार पर प्रकट हो गई। फिर दूसरी योजना बनी कि कोलकाता से में अंग्रेजों के मुख्य गढ़ फोर्ट विलियम पर अधिकार करने की। तय किया कि बंगाल का शेष भारत से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर दिया जाए और तब देश की मुक्ति के लिए लड़ाई शुरू की जाए। किंतु इस बार भी मीर जाफर के कारण क्रांतिकारियों के मन की बात मन में ही रह गई और यतीन को पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 5000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। अतः सहयोगियों के आग्रह पर यतीन्द्र नाथ अपने 4 साथियों चितप्रिय राय चौधरी, मनोरंजन सेन, नीरेन दासगुप्ता और ज्योति चंद्रपाल के साथ उड़ीसा प्रांत के बालेश्वर नगर के निकटवर्ती गांव कापटीपोड़ा में जाकर समय बिताने लगे। पर किसी तरह सरकार को इनकी भनक पड़ गई और बालेश्वर, नीलगिरी तथा मयूरभंजन के सशस्त्र सैनिकों के साथ मजिस्ट्रेट किल्बी, खुफिया विभाग के मुख्य अधिकारी डेनहम और बर्ड तथा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेंगर भी वहां आ पहुंचे। लेकिन उनके आगमन की सूचना यतीन्द्र नाथ को भी कुछ समय पहले ही मिल गई और अवसर का लाभ उठाकर वे अपने साथियों सहित निकल भागे। यह तिथि 8 दिसंबर 1915 की है। कब की तिथि है ये? 8 दिसंबर 1915 की। वे पांचों पैदल ही चलकर पहले हरिपुर पहुंचे और फिर बाढ़ से भरी नदी बूढ़ी बालम को पार करके गोविंदपुर। परंतु गोविंदपुर में किसी ने उन्हें पहचान लिया और पुरस्कार पाने के लोभ में उन्हें रोकने का प्रयास किया। एक ग्रामीण ने तो यतीन का हाथ भी पकड़ लिया। संभवतः उसने उनके गठीले और कसरती शरीर पर ध्यान नहीं दिया था। फलतः दूसरे ही क्षण वह कुछ गज दूर गिरकर तड़पने लगा। अब सरकारी सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए धाएं धाएं गोलियां चलानी शुरू कर दी।
पर उनकी गोलियों का कोई उत्तर ना मिला। क्रांतिकारी पहाड़ी की आड़ में सुरक्षित थे। लगातार गोली वर्षा के बाद भी जब विपक्ष से गोली ना चली तो ब्रिटिश अफसरों को विश्वास हो गया कि उनके प्रतिपक्षियों के पास दूर तक निशाना लगाने वाले अस्त्र नहीं है। फलते हुए आगे बढ़ते आए और तब अकस्मात गोलियों की जो एक साथ बौछार हुई तो कई सरकारी सैनिक धराशायी हो गए। इसी तरह 3 घंटे तक संघर्ष चलता रहा। 5 स्वतंत्रता सैनिकों ने दर्जनों प्रशिक्षित सरकारी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। कप्तान किल्मी भयानक क्षति से परेशान होकर वापस लौटने की बात सोचने लगा, पर तभी नियति का चक्र उल्टे क्रम में घूम गया। क्रांतिकारियों के पास बाहर जो गोलियां थी वे समाप्त हो गई और नई गोलियां जिस बैग में थी उसकी चाबी नहीं मिली। यतीन जैसे बलवान भी उस बैग को तोड़ने में असमर्थ साबित हुए। इसी बीच एक पेड़ पर चढ़कर एक सरकारी सैनिक ने गोली चलाई और वो गोली चितप्रिय के सिर पे आगे लगी। चितप्रिय ने फिर भी सिर उठाने की कोशिश की तो दूसरी गोली ने उसे सदा के लिए भूमिसात कर दिया, यानी कि भूमि में गिरा दिया। यतीन्द्रनाथ के भी बाएं अंगूठे, पेट, काक और हुड्डी में गोली लगी। नीरेन को भी एक गोली लगी, बड़े सांकेतिक रूप से लगी और ऐसी विवश अवस्था में पड़े स्वतंत्रता सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारियों ने बंदी बना लिया। फिर भी गिरफ्तार होते समय बुरी तरह घायल होने पर भी यतीन ये कहना ना भूले, जो कुछ हुआ है सबकी जिम्मेदारी मेरी है। ये नौजवान पूर्णतः निर्दोष है। दूसरे दिन बालेश्वर अस्पताल में यतीन का देहांत हो गया। मरने से पहले उनके मुंह से जीवन का अंतिम वाक्य निकला, हम कभी नहीं हारेंगे, हम हार नहीं सकते। और इस वाक्य ने देश के कोने कोने में क्रांति, साहस और शौर्य की एक अद्भुत ज्वाला प्रज्वलित कर दी। सारे देश का खून खौल उठा। यतीन्द्रनाथ कितने महान और जीवट के वीर थे, यह उस श्रद्धांजलि से ही स्पष्ट है जो कोलकाता के तत्कालीन अंग्रेज पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगर्ड ने उनकी लाश के पास खड़े होकर अर्पित की थी। काश ये अंग्रेज होते, ऐसा साहस मैंने पहले कभी नहीं देखा। यदि ये किसी स्वतंत्र देश में पैदा हुए होते तो निश्चित ही वहाँ की सेना के सेनापति होते। आज मैं सबसे बहादुर भारतीय से मिला हूँ। मेरे मन में इनके शौर्य के प्रति सम्मान है। तो बच्चों, श्री रत्नलाल जोशी द्वारा लिखा गया अध्याय जिसमें उन्होंने यतीन्द्रनाथ के जीवन के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी दी है। तो आइए बढ़ते हैं अब अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न विकल्प से संबंधित। गोरे लड़के ने किसका ठेला पलटा? चने, मूंगफली का, केले का, संतरे का, सेब का? तो उसने चने मूंगफली का ठेला पलटा। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे विकल्प में से ढूंढकर। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरना है। मार इतनी डैश थी कि गोरा युवक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मार इतनी भयानक थी, यहाँ लिख देंगे आप भयानक, और बाकी के भी रिक्त स्थान पढ़ेंगे आप और पाठ के अनुसार इन्हें भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। यतीन ने गोरे लड़के को क्यों पीटा? यतीन ने गोरे लड़के को इसलिए पीटा क्योंकि उसने एक मजदूर का ठेला पलट दिया था। बाकी के प्रश्न आपको का उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। हम दीर्घ उत्तरीय पे आते हैं। यतीन ने अंग्रेजी युवक की पिटाई क्यों की? यतीन ने अंग्रेजी युवक की पिटाई इसलिए की क्योंकि उसने चने मूंगफली बेच रहे एक मजदूर का ठेला पलट दिया था और उसे लात घूंसों से मार रहा था। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। चलिए भाषा ज्ञान के प्रश्न पर आते हैं। वाक्य प्रयोग करना है इसमें। बलिष्ठ यानी कि बलवान। यतीन्द्रनाथ एक बलिष्ठ शरीर के मालिक थे। इसी प्रकार बाकी शब्दों के वाक्य प्रयोग आप स्वयं कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये विलोम शब्द है, जैसे कि हरजाना। हरजाना का विलोम क्या होता है? विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत। प्रगति यानी कि उसकी अवनति। ठीक है, तो इस प्रकार विलोम शब्दों के आप अर्थ स्वयं लिखिएगा। व्याकरण ज्ञान पे आते हैं। यहाँ पर समास के बारे में जानकारी दी गई है। समास पहला होता है अव्ययभावी समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। ये आपने व्याकरण में पढ़े होंगे बच्चों। और उसके बाद होता है नंग समास, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ये सारे समास होते हैं जिनके बारे में आप व्याकरण में जानकारी ले चुके होंगे या ले रहे होंगे। आइए रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी यतीन्द्रनाथ के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। इनके बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। शायद इनके नाम के बारे में आपको नहीं पता। अगला कार्य, दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पढ़िए तथा उनकी तुलना यतीन्द्रनाथ से कीजिए। क्रांतिकारियों की जीवनियाँ भरी पड़ी है हमारे इतिहास में, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो अमर हो गए हैं हमें आज़ादी दिलाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। इसका अभ्यास कार्य करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अभ्यास कार्य स्वयं करिए।